अपने फ्यूचर को बहुत ही अंडर वैल्यू करते हैं। हम नहीं देखते कि हमारे फ्यूचर में आगे क्या क्या होगा, उसको हम लोग इतना वैल्यू नहीं देते जितनी हमें देनी चाहिए। कई बार इस चक्कर में हम कई तरह से कई गलत डिसीजन लेते हैं जो हमें आगे चलकर जिन्हें हमें रिग्रेट करना पड़ता है। जैसे हम कई बार सोचते नहीं कि हमें हमारी शादी होगी या हमें बच्चे होंगे तब हमारे क्या क्या खर्चे हो सकते हैं और हमें किस तरह से उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। चाहे शादी के बाद वेकेशंस हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, या फिर उनके बड़े होने के बाद उनकी हायर एजुकेशंस हो, हम इन सब की तैयारी नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि हम सिर्फ सेव करते रहें और आज की ज़िंदगी को ना जिएं, मगर आज की ज़िंदगी के साथ साथ फ्यूचर जो आने ही वाला है और आ सकता है, जिसकी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, तो उसके लिए हमें तैयार रहने की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैंने तो काफ़ी गलतियां की हैं जो मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त और मेरे आसपास के लोग वो गलतियां दोहराएं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सेविंग्स कितनी इम्पोर्टेंट है और हमें किस तरह से सेव करना चाहिए, और सेव करने के बाद मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात करूँगा और हम कहाँ से कितना रिटर्न कमा सकते हैं, किस तरह का इन्वेस्टमेंट हमारी लाइफ में किस तरह के गोल के लिए करने चाहिए। ये सारी बातें मैं आज डिस्कस करूँगा। तो चलिए पहले बात करते हैं सेविंग्स की। तो हमें सेविंग्स करना क्यों चाहिए? हमें सेविंग्स करना चाहिए ताकि हम अपने आगे चलकर जो भी हमारी जिम्मेदारियां होंगी उन्हें पूरा कर सके और हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे ना रहें। हमें जिम्मेदारियां जब हमें पूरी करनी होंगी उसमें हम कहीं पे भी कम ना पड़ें। अगर कुछ कमी भी हो तो क्योंकि हमने प्लानिंग ठीक से कर रखी हो, और इसकी वजह से हमें अगर आगे चलकर हमें कुछ खर्चे भी आते हैं तो हम उन्हें ठीक तरह से मैनेज कर सके। तो सेविंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रिटायरमेंट के लिए हो, चाहे आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए हो, चाहे आपकी शादी के बाद आपके खर्चे हों, चाहे आपको कभी घर लेना पड़े, चाहे आप कोई कार लेना चाहते हो। तो अगर आप सैलरीड हैं मेरी तरह और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है और आप हर महीने अपनी सैलरी के ऊपर जीते हैं, तो आपके लिए सेविंग्स कितनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप भी समझ सकते होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द सेविंग शुरू करें। जैसे ही आप कमाना शुरू करें, भले ही आपके बच्चे ना हो, आपकी शादी ना हुई हो, आप तभी से सेविंग शुरू कर दें ताकि आपको जब जिम्मेदारियां आए तो आपको ज़्यादा बड़ी ना लगे और आप उसके लिए पहले से तैयार रहें। तो आप सेविंग कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आप जैसे कहा जाता है कि आप अपने 50-30-20 रूल है, जैसे कि आप अपने 50% अपनी नीड्स पर से के लिए बचाएं ये सैलरी में से, और 30% अपने वांट्स के लिए और 20% अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। ये शुरुआती दिनों में शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप शायद शुरू में इतना ना कमाते हो। तो आप कोशिश करिए जितना हो सके शुरू के दिनों में जो भी सेव हो सकता है उसे सेव करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 20% ही करें, 5% हो, 10% हो, 500 रुपये से 100 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो बात यह है कि सेव करना इम्पोर्टेंट है, कितना सेव कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो आगे चल के मैं इसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो पहले तो आप सेव करना शुरू कीजिए। आप अपनी लाइफ ज़रूर जीना और साथ में आप सेव भी कीजिए। फिजूल खर्ची हो सके तो कम से कम करिए ताकि आप अच्छे से अच्छा पैसा जमा कर सके। तो ये तो रही बात सेविंग की। चलिए, अब आप सेविंग करके वो कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे? तो देखिए, सेविंग करके आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप चाहे तो फिक्स्ड इनकम एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका एफडी हो गया, या फिर आप पोस्ट ऑफिस में सेव कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट हो गए, या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, या पीपीएफ हो गया। ऐसी जगह पर आप सेव कर सकते हैं। या तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी सेव कर सकते हैं, जहाँ पे एक फंड मैनेजर होगा। वहाँ पे आपको दो तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे डेट फंड्स हो गए जहाँ पे आपको फिक्स्ड इनकम रहता है, या फिर आप चाहे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं जहाँ पे रिटर्न शायद थोड़ा हायर रहे। तो आप अपने गोल के हिसाब से सेव कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म गोल हो गए, या फिर जहाँ पर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते जिन गोल्स के साथ, वहाँ पे आप फिक्स्ड इनकम में सेव कीजिए। जहाँ पे आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, वो पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, वहाँ पे वो पैसा आप इक्विटी में कीजिए। अब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या हो गया, समझिए जो भी इन्वेस्टमेंट आप 5 या 3 साल से कम कर रहे हो वो शॉर्ट टर्म हो गई,
और उससे ऊपर जो भी रहेगा, जो भी आपका गोल अगर उससे ऊपर का है तो वो लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है, चलिए इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। तो शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म गोल्स समझ लीजिए जैसे कि आपके बच्चे की अगले साल की फीस हो गई, या फिर अगले साल आप कोई वैकेशन लेना चाहते हैं, या फिर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं। ये हो गए आपके शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे आपके बच्चों की शादी हो गई, या बच्चों की हायर एजुकेशन हो गया, या फिर आप रिटायरमेंट की बात करते हैं, तो ये हो गए आपके लॉन्ग टर्म गोल्स। चलिए, इसके लिए आप चाहे तो कितना आपको अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, अगर आप सोच लीजिए अगले साल आप गाड़ी के लिए पैसा सेव करना चाहते हैं, या फिर बच्चों की फीस के लिए, बच्चों की फीस के लिए, या फिर किसी वेकेशन के लिए। तो वेकेशन और गाड़ी की बात हो गई, तो ये तो वो गोल्स हो गए जो आप आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे तो आप इनको शायद आगे के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो बच्चों की फीस हो गई अगले साल की, इसे आप बढ़ा नहीं सकते, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो आपको ऐसे जो इन्वेस्टमेंट, ऐसी जो सेविंग्स होगी, ये चाहे आप एफडी में कर दीजिए, या फिर आप किसी पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट में कर दीजिए 1 साल के लिए। ठीक है, आप ऐसी जगह पे सेव कर सकते हैं, या तो किसी म्यूचुअल फंड के डेट फंड में कर सकते हैं, जो 1 साल के लिए आपको कोई एग्जिट लोड ना लगे जिसमें। ठीक है, आप ऐसे फंड्स में आप कर सकते हैं। तो और लॉन्ग टर्म के लिए जैसे आपके बच्चे की हायर एजुकेशन होगी, तो आपके पास क्योंकि बड़ा वक्त है, लंबा वक्त है, तो आप इक्विटी फंड, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, या तो आप किसी स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि म्यूचुअल फंड में कीजिए, ताकि आपका रिस्क कम से कम रहे और रिटर्न आपको फिर भी ठीक ठाक मिल जाएगा। आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं किस तरह के निवेश से? अगर आप एफडी में करते हैं तो आपको 5 से 6%, और क्योंकि अभी आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, तो शायद आगे चलकर आपको इससे भी ज्यादा रिटर्न मिल सके। लेकिन फिलहाल तो इस वक्त आप 5 से 6% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी एफडी में। और अगर आप पोस्ट ऑफिस में करते हैं तो वहां पर भी यही रेट चलेगा। ठीक है, ये हो गए शॉर्ट टर्म के लिए। इक्विटी में तो आपको अगर नहीं पता है तो आप बता देता हूं कि इक्विटी में आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि आप अराउंड 10 to 20%, कहीं कहीं पे आप शायद 25% भी रिटर्न, अगर आपने ठीक से रिसर्च की है तो उतना भी रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये, लेकिन इक्विटी क्योंकि बहुत रिस्की होता है, मतलब रिस्क, इक्विटी में रिस्क ये होता है कि आप कितने समय के लिए उसमें रहते हैं उतना रिस्क होता है। जितना कम समय के लिए रहेंगे उतना ज्यादा रिस्क, और जितना लंबे समय के लिए रहेंगे उतना कम रिस्क। तो इस तरह से आप उसमें रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो इक्विटी जो होता है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए इसीलिए होता है क्योंकि मार्केट जो है थोड़े समय में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमें इकोनॉमी में भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ने ही वाली है। तो आप सोच सकते हैं कि आप सेंसेक्स अकेले इंडेक्स ने ही पिछले 40 साल में अराउंड 15% CAGR से बढ़ा है, यानी 15% CAGR से बढ़ा है निफ्टी पिछले 40 साल में। यानी ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया कि हम एटलीस्ट 15% तो कमा ही सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो फिर भी कंजर्वेटिव वे में चल के आप 12% का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं मोर देन 5 ईयर्स। ठीक है, तो अब मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं कि आप कितने समय से कितने पैसे से, अगर आप कितने पैसे से आप कितना अमाउंट कितने समय में जनरेट कर सकते हैं अपनी वेल्थ के लिए या लॉन्ग टर्म सेविंग से। चलिए, अगर आप 20 साल के हैं या फिर 20 साल के हैं, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, आप 500 रुपए से शुरू करते हैं और हर साल इसे 10% से बढ़ा देते हैं, यानी हर महीने आप 500 रुपये निवेश करते हैं और अगले साल से यही पैसे आप 550 कर देते हैं। आप क्यों बढ़ा रहे हैं 10%? क्योंकि आपकी जाहिर है आपकी सैलरी भी हर साल बढ़ेगी, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि हर साल अपने जो निवेश है उसको 10% से बढ़ा दें। तो चलिए, अगर आप 500 रुपये हर साल निवेश करते हैं, हर महीने निवेश करते हैं, उसको हर साल 10% से बढ़ा देते हैं, यानी इस साल 500 रुपये, अगले साल 550, तो अगले 20 साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 13 लाख रुपए सिर्फ 12% के रिटर्न पर। ठीक है, यही आप अगर 30 साल तक करते हैं तो आप अराउंड 75 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने निवेश से, यानी जब तक आप 50 साल के होंगे आपके पास 75 लाख जमा हो जाएंगे। और यही अगर आप 40 साल तक करते हैं, यानी आप अगर 60 साल के होते हैं तब तक, तो आपके पास ओवरऑल 3.5 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। देख सकते हैं कि आप
आपकी किस तरह से कंपाउंडिंग वर्क करती है। कंपाउंडिंग, इसीलिए कंपाउंडिंग को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये आखिरी दिनों में इस तरह से काम करती है कि आप हैरान हो जाएंगे कि इसका एक्चुअल इफेक्ट आपको सिर्फ आखिरी समय में ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना निवेश कर रहे हैं, ये ज़रूरी है कि आप निवेश कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप निवेश करते रहें। ठीक है, तो अभी ये बात हो गई कि इक्विटी की। जब आप स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप इस इनकम पर अपनी लाइफ को डिपेंड ना रखें। आपको डिपेंड होना है अपने करियर पर, अपने एक्टिव इनकम पर। आपकी आज की ज़िंदगी जो है वो आपकी सैलरी से चलनी चाहिए या आपके बिजनेस से चलनी चाहिए, स्टॉक मार्केट की इनकम से नहीं, या फिर म्यूचुअल फंड के रिटर्न से नहीं, स्टॉक मार्केट के रिटर्न से नहीं चलनी चाहिए। तो आपकी ये जो आप इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, या आप वेल्थ क्रिएशन के लिए या फ्यूचर गोल्स के लिए करते हैं, या आप आज की ज़िंदगी जीने के लिए नहीं करते। आज की ज़िंदगी आपकी एक्टिव इनकम से ही चलनी चाहिए और आपका जो फ्यूचर होगा वो सिक्योर होगा आपके पासिव इनकम से, जो आप करेंगे म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट से। तो आप ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपको अपने आज के करियर पे अपने स्किल्स को अप करने पे ज़्यादा ध्यान देना है शुरुआती दिनों में, ताकि आप अपने फ्यूचर को, अपनी कमाई बढ़ा सकें और इसी के साथ साथ अपने निवेश को भी बढ़ा सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ा सकें। तो आपका ध्यान होना चाहिए आज के टाइम पे कि आप अपनी कमाई पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, और निवेश छोड़ दीजिए म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट पे, वो अपने आप बढ़ता रहेगा। ठीक है, आपको लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जहाँ पर भी निवेश करें, क्योंकि आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, ठीक से रिसर्च कीजिए, किसी के टिप्स पे ना जाइए, क्योंकि टिप्स जो होती है कई जगह पे स्कैम भी होते हैं। तो जो आपने सुना होगा, पुराने फिल्मों में भी सुना होगा कि मेरा पैसा इतना डूब गया, मैंने स्टॉक मार्केट में लगाया, जो ऐसे ही टिप्स वगैरह की वजह से होती है, जो प्रॉपर रिसर्च ना करने से होती है, ना कि स्टॉक मार्केट की वजह से होती है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट को आपको देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से। ये कोई सट्टा बाजार नहीं है कि यह रातों रात पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप पैसा उन कंपनियों को देते हैं जो फ्यूचर में अपना ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के साथ में आगे बढ़ती हैं, जो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, तो आपका पैसा जहाँ पे लग रहा है वो जगह कहाँ पे है, उस चीज़ के बारे में आपको ठीक से आइडिया होना चाहिए। आप प्रॉपर रिसर्च करें, तभी निवेश करें, तभी आपका पैसा सेफ रहेगा और आपका रिस्क कम से कम रहेगा। ठीक, आज मैंने जो बातें कही है उसमें से मैं 3 बातों को समराइज करना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले अपने करियर पर फोकस करना है, जैसे ताकि आपकी एक्टिव इनकम बढ़ती रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सके और आपकी आज की लाइफ बेहतरीन तरीके से गुजरे और आपका फ्यूचर भी अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको अपने पैसे को वक्त देना है। ठीक है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद उसको वक्त देना है बढ़ने के लिए, क्योंकि जितना वक्त आप उसको देंगे उतनी ही तेजी से वो पैसा आगे चलकर बढ़ेगा। ठीक है, और तीसरी चीज, आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अपनी अप्रोप्रिएट रखनी है, ज्यादा ज्यादा हाई नहीं रखनी है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, हो सकता है कि आपका पैसा तेजी से बढ़ भी जाए आगे चलकर, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन जो है रियलिस्टिक होनी चाहिए। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, तो 12 से 20% के बीच में आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। कंजर्वेटिवली 12 से 15%, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में करते हैं तो 15 से 20%, और वो भी अगर आपने बहुत ही सही तरीके से रिसर्च की है तो आप इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के लिए आप नीचे दिए गए लिंक में, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को रिफर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं बनाया रखा है तो मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट भी बना सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के लिए भी मैंने नीचे लिंक दे दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ताकि और लोग इस वीडियो को देखें और वो प्रोत्साहित हों या मोटिवेट हों इन्वेस्ट करने के लिए, और अपने निवेश में ध्यान दें और ध्यान से कीजिएगा। और हम सब मैं जितने लोग
भारत की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे उतने ही लोग प्रॉस्पर होंगे और हमारा स्टॉक मार्केट भी उसी तरह से आगे बढ़ेगा। देख सकते हैं किस तरह से एफआईआईज ने भी सेलिंग की है, लेकिन रिटेल निवेशक यानी हम जैसे छोटे मोटे निवेशकों ने जिस तरह से सपोर्ट किया है मार्केट को, अगर हम लोग ना होते तो ये मार्केट कितनी बुरी तरह से धराशायी हो जाता। क्योंकि हम जैसे लोग हैं जो पैसा लगातार लगा रहे हैं, इसकी वजह से मार्केट स्टैंड करता है। आगे चलकर हमको इन फॉरेन निवेशकों पर डिपेंड ना होना पड़े, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है और अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है, जिसके साथ हम भी बढ़ते रहें। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप भी इन्वेस्ट कीजिए, अपनी रिसर्च करके इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है ना। अच्छा चलिए, मैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।